हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। तो आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और जानेंगे कि हुक्स लॉ क्या है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम ऑलरेडी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो सेकेंड पार्ट से ही रिलेटेड है। शुरू करते हैं फिर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पर आपके लिए, देखिए। तो जो स्ट्रेस होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पर फोर्स कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स की। तो एफ रिस्टोरिंग की बात कर रहे हैं। तो और स्ट्रेन क्या होता है? और आपका जो स्ट्रेन होता है वो होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में। या फिर आपका होता है, यहां पर आप ध्यान रखिए, यहां पर आपका चेंज वाला काम नहीं करेगा। यहां पर आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आपका आएगा फॉर्मूला। ये है टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन के केस में, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, इन्हीं दोनों टर्म से जुड़कर बना हुआ है। तो बॉडी में स्ट्रेस कब आता है? बॉडी में स्ट्रेस कब आता है? जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं, है ना। जब हम बॉडी में फोर्स लगाते हैं तभी तो उसमें स्ट्रेस आता है ना। और जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी डिफॉर्म होती है, मतलब स्ट्रेन आता है उसमें तब। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन भी कहीं ना कहीं बॉडी में आ जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेन भी आता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे तो उसमें स्ट्रेस आएगा। अब जब बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो उसकी शेप हो जाएगी डिफॉर्म। तो जब डिफॉर्मेशन आती है तभी तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, जब स्ट्रेस आ रही है बॉडी में तो स्ट्रेन भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो मैंने आपकी बात बोली है ये तभी तक काम करेगी जब हम बात कर रहे हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कब तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बॉडी को खींच दिया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, मतलब स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा स्ट्रेस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी तक है जब तक इलास्टिक लिमिट में है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर बॉडी को ज्यादा खींच दिया तो वो वापस नहीं आ पाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो मतलब उसमें डिफॉर्मेशन जो हो जाएगी वो परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट, वो वापस नहीं आ पाएगा उस अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो इसका मतलब है जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी तक रहेगा जब तक इलास्टिक लिमिट में है। अगर उससे पार हो जाएगा, हमने उससे ज्यादा बॉडी को खींच दिया, स्प्रिंग का केस लेते हैं, हमने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया तो वापस नहीं आ पाएगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आ पाएगा। जो हमने ज्यादा खींच दिया तो वो नहीं आ पाएगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं यहां से, तो आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इस केस में आपका जो कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो यहां पर आपका जो कांस्टेंट आया है वो ये वाला आया है ई। तो इस ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या बन जाएगी ई की वैल्यू? ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका बन चुका है एक फॉर्मूला। तो अब ये जो ई आपका है इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बन गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, जो बराबर है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब एक बात आप ध्यान रखना, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
ये आपका एक ऐसी टर्म है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये इंटरनल जिससे बॉडी बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो अब ये मत मिसकंसेप्शन दिमाग में बैठाना कि स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है या स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है। ये जो आपका है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, बॉडी किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, का मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि बॉडी किस मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपका बन चुका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसकी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो आपका स्ट्रेस की यूनिट होती है वही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर मैंने आपके लिए हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिख दी है जो सेम बात कहता है, आपके दोनों चीजें सेम ही है। इफ स्ट्रेन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसका मतलब है अगर बॉडी में स्ट्रेन बहुत कम है, मतलब बॉडी में जो डिफॉर्मेशन है वो कम है, तो जो स्ट्रेस है आपका वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कह रहा है आपका हुक्स लॉ। तो जो हमने अभी प्रूफ करा वो सेम बात है आपका हुक्स लॉ भी कह रहा है। हम ऑलरेडी अभी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर आपका स्ट्रेस जो है, जो आपका स्ट्रेन है वो स्मॉल है, तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेन के। तो यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा आपका, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसको हम लोग हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो इससे आपके दोनों चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ आपका दोनों एक ही चीज है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इसने बोला है वो कब तक रहेगा आपका, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो आपको ध्यान रखना है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर सब काम हो रहा है तभी तक ये कहानी आपकी सही रहेगी, वरना आपकी ये कहानी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो हुक्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जैसे स्ट्रेस 3 तरीके का होता है, स्ट्रेन 3 तरीके का होता है, उसी तरीके से ये भी 3 ही तरीके का होता है आपका। तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो क्या होता है, जो आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपको फिर से एक चीज याद रखनी है कि ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपका, ये फिर से लेंथ रिलेटेड टर्म है। तो इसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो आएगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो लिख देते हैं यहां पर फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब क्योंकि डिवाइड में है तो आपका चेंज इन लेंथ आएगा नीचे और ओरिजिनल लेंथ जाएगा ऊपर आपका। तो आपका फॉर्मूला बन गया ये एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये आपका हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बात करते हैं सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो आपका होता है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, सेम शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सेम फोर्स अपॉन एरिया। तो लिख दिया आपका फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पर आपका चेंज जो आएगा वो लेयर वाला आएगा चेंज आपका, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना कि यहां पर आपके अगर एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे से फिक्स है, तो हमने इसके अगर टेंजेंशियल इसमें फोर्स अप्लाई करी तो ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद हल्का सा ये इस तरफ झुक जाएगा थीटा एंगल पर। ठीक है ना, तो यहां पर हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स इसमें चेंज आ गया और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। एल इसकी ओरिजिनल लेंथ थी।
तो इसका मतलब है कि ये आपका हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और आपका जो स्ट्रेन आएगा इसमें वो क्या होगा, चेंज डिस्प्लेसमेंट, कितना इसके लेयर ने डिस्प्लेसमेंट करा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर लेयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो जाएगी आपके ऊपर, तो ये बन गया आपका एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहां पर जब आप देख सकते हैं आपका ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपका इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए थीटा भी लिख सकते हैं इसको हम। ये हम ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको थीटा क्यों बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो आपका होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आपका होता है, ये आपका होता है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, सेम फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और आपका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विद ए नेगेटिव साइन। तो यहां पर हम लिख दिया चेंज इन वॉल्यूम, ऊपर जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम क्योंकि डिवाइड में है ये टर्म आपकी, विद अ नेगेटिव साइन। तो यहां पर मैं नेगेटिव साइन को चलो बाहर लिख लेता हूं, यहां पर मैं यहां पर नेगेटिव साइन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका बन गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेकंड पार्ट में कि ये जो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो आपका वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, इसको हम प्रेशर ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं एफ अपॉन ए की जगह पी लिखूंगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब कई बार क्या होता है, आपका पी की जगह डेल्टा वी भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पी की जगह डेल्टा पी भी लिखा हुआ होता है आपका कई बार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम कहानी है आपकी। एग्जाम्पल समझते हैं, सेम मान लीजिए वही रैंडम कोई भी बॉडी में ले लेता हूं, इसको हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं। तो पानी इसमें अपना प्रेशर लगाएगा, हर तरफ से अपना प्रेशर लगाएगा पानी इसमें। अब मान लीजिए ये जो बॉडी मैंने डाली है इसके अंदर भी खुद एयर फिल्ड है। मान लीजिए कोई बलून डाल दिया मैंने, बलून के अंदर एयर होती है, तो जब मैं उसको पानी में डालूंगा तो पानी अपना प्रेशर लगाएगा और बलून अपना प्रेशर लगाएगा इसमें। लेकिन जो पानी प्रेशर लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा, बलून को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बलून है वो प्रेशर लगाएगा अपना बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं जो बलून प्रेशर लगा रहा है वो आपका है पी नॉट बाहर की तरफ, और जो आपका पानी लगा रहा है वो लगा रहा है पी बलून के ऊपर अंदर की तरफ। तो जो आपका यहां पर डेल्टा पी लिखा गया है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर, पी माइनस पी नॉट। तो जो आपका चेंज इन प्रेशर निकलेगा वो निकलेगा पी माइनस पी नॉट। ये क्या है पी माइनस पी नॉट, जिस प्रेशर से ये बलून दब रहा है, सिर्फ पानी के प्रेशर से नहीं दब रहा है, ये पी माइनस पी नॉट से दब रहा है, क्योंकि ये बाहर भी लगा रहा है अपना प्रेशर और पानी इस पर अंदर लगा रहा है अपना प्रेशर। तो ये जिस प्रेशर से दब रहा है वो है आपका डेल्टा पी। तो कई बार आपका इस फॉर्मूले की जगह ये भी कभी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों बातें आपकी एक ही हैं। तो अब मैं आपको एक और टर्म के बारे में बताऊंगा जो होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। जो क्या होता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका होता है कंप्रेसिबिलिटी। वो आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो ये आपको बताना रह गया था, तो आपका ये हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।